Hello everyone, welcome back once again on the YouTube channel of Disti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली हम लोगों ने CGL के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 तो क्लियर हो गया। आज शिफ्ट 3 की बारी है और उसमें से इंग्लिश सेक्शन को लेकर के हम लोग आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली जो क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शंस का वो इंप्रूवमेंट का सेक्शन है और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सी read the novel since she got up in the morning. सी read the novel, ये अंडरलाइन पार्ट है, इसी को इंप्रूव करना है। तो इस सेंटेंस में टाइम टाइम इसमें प्लेस किया गया है कि सी read the novel since she got up, जब से वह उठी है सुबह से ही पढ़ रही है। इट मीन्स कार्य जो है, एक्शन जो है वो कंटिन्यू है और ऐसे एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लेंगे हैज बीन का सेक्शन, यानी सी हैज बीन रीडिंग दैट नॉवेल सिंस सी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरर। अब इसमें से एक क्वेश्चंस रखे गए हैं और इसके 4 ऑप्शन है। इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि ये मेन टॉपिक किस तरह से एरर फाइंडिंग हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। टॉरेंशियल रेन्स एंड विंड्स of up to 170 किलोमीटर पर आवर swept away, swept, sweep, swept, ये आपको इतना पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का पार्ट है। swept away roads, किस किस चीज को, तो roads, homes and bridges and knocking। आप देख रहे हैं यहाँ पे V2 V3 का यूज है और यहाँ रखा हुआ है knocking। तो ये इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पिछला भी था कि हम लोगों ने वहां पे V3 कम्युनिकेशन जो हुआ था वो डिवास्टिंग नहीं हुआ था, सॉरी डिसरप्टिंग नहीं हुआ था, डिसरप्टेड हुआ था। पिछले शिफ्ट में ये भी था, सेम उसी टाइप का ये नॉकिंग लिखा हुआ है और ये होना चाहिए था नॉक्ड। यानी आप देखेंगे पार्ट सी में एरर है, नॉकिंग डाउन का हो जाएगा नॉक्ड डाउन, यानी इस नॉकिंग का नॉक का V3 फॉर्म यूज करेंगे, नॉक डाउन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी में एरर था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक वैसा व्यक्ति जो मैप ड्रॉ करे, मैप प्रोड्यूस करे। तो ऐसे सेक्शन में 4 ऑप्शन है, एक लेक्सिकोग्राफर, कोरियोग्राफर, कार्टोग्राफर एंड कॉलीग्राफर। सिंपल सा बात है, लेक्सिकोग्राफर का मीनिंग होता है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपोज करे, जो डिक्शनरी को कंपाइल करे, ऐसे व्यक्ति को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ मैप की बात है। कोरियोग्राफर एक वैसा व्यक्ति जो डांस स्टेप्स, डांस के परफॉर्मेंस में किस तरह के स्टेप्स होंगे उसको डिजाइन करे, कंपोज करे, वैसे व्यक्ति को कोरियोग्राफर कहेंगे। द नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर, और एग्जैक्टली कार्टोग्राफर का मीनिंग होता है वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। ओके, एंड द लास्ट इज कॉलीग्राफर। कॉलीग्राफर का मतलब होता है वन हु इज स्किल्ड इन आर्ट ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग में काफी स्किल्ड हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3 हम लोगों ने कर लिया था, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सरसाइज, एग्जिट या एक्साइट, एक्सक्लेम एंड एक्सचेंज। तो एक्सचेंज तो करेक्ट है ना, एक्सक्लेम भी करेक्ट है, एक्सरसाइज भी करेक्ट है। रॉन्ग कौन सा है? देन ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इस तरह के तो कोई वर्ड ही नहीं होते। EXIT या तो एग्जिट होगा या फिर EXCITE, एक्साइट शब्द का प्रयोग होगा। तो रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा था? बी, यानी बी को आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, ये वन वर्ड की क्वेश्चन है। bulging out in the middle, traditionally made of wooden steps, है ना, for keeping oil and beer। कुछ ऐसे शेप्स बने होते हैं जिसमें हम लोग बियर एंड ऑयल, पहले पुराने जमाने में ऐसे शेप बना हुआ टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? तो बिन तो हम लोग कहते हैं जहां पे डस्ट वगैरह हम लोग रखते हैं, दैट इज द डस्टबिन, तो डस्ट रखने वाला। बेल हो गया एक राउंड शेप में जब एक पेपर मुड़ी हुई होती है, रैप्ड पेपर क्लोथ्स, दैट इज द बेल। एंड अगर बुशल की बात करें तो वो एक्चुअली लीटर वगैरह में मेजर 8 गैलन्स की जो मेजरमेंट होती थी उसको बुशल कहते हैं। हो गया बैरल, और ये याद रखेंगे बैरल, राउंड सिलिंड्रिकल शेप कंटेनर को हम लोग बैरल कहते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 साइनों का बात कर रहा है।
एंड इनेप्ट एक वर्ड दिया, इनेप्ट मतलब इनस्किल्ड, अनस्किल्ड, तो फिट तो उसका इनेप्ट का एंटो हो जाएगा, हमें साइनोनिम्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग ये भी पॉजिटिव नहीं आएगा, कैपेबल ये भी पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस कौन है, क्लमजी। इट मींस व्हाट कि इनेप्ट इनस्किल्ड यानी अनस्किल्ड व्यक्ति को कहेंगे जो फिट नहीं है, तो फिट तो सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंस, कैपेबल पॉजिटिव सेंस, हमें किसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्लमजी। इट मींस हु इज नॉट फिट फॉर दैट, क्लमजी थोड़ी भद्दा का सेंस। नेक्स्ट 7 नंबर है एंटो, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल नहीं बोलते, बड़ा ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया, तो इसका एंटोनिम्स लेना, अगर आप अनकॉमन लेते हैं तो फिर ये इसके टर्म में नहीं आएंगे, एंटो मुझे लेना है। फिर अनइमेजिनेबल जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अनथिंकेबल एंड द लास्ट अनरिमार्केबल, तो जो चीजें एक्सेप्शनल है एंटो विल बी द अनरिमार्केबल, क्योंकि कॉमन अनकॉमन तो इस सेंस में नहीं आए, आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल, और फिर अब बोल रहे कि बिना रिमार्क ही नहीं था उस परफॉर्मेंस का, तो अनरिमार्केबल एक इसका एंटो होगा। अनइमेजिनेबल जिसकी कल्पना ना हो सके, तो ये तो अच्छा हो जाएगा कि ऐसा उसने किया जो अनइमेजिनेबल था, और अनथिंकेबल ये सब इसके सिनोनिम्स की ओर बढ़ेंगे, बट एंटोनिम्स कौन हो जाएगा, एंटोनिम्स हम लोग लेंगे अनरिमार्केबल को। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक है, अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ डैश कंपटीशन, आज जो प्रोडक्ट हमारे देश में बन रहा है, आज वो फेस कर रहा है एक ऐसी कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स, कहां से, चाइनीज गुड्स, किस टर्म में, तो टर्म्स ऑफ प्राइस एंड लुक्स, उनकी प्राइस भी कम है और लुक भी अच्छी है चाइनीज गुड्स का, तो आज हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट है, हमारा जो इंडियन गुड्स है, फेस कर रहा है व्हाट, तो एक लिखा हुआ पावरफुल कंपटीशन, बोल्ड कंपटीशन, एंग्री कंपटीशन एंड फायर्स कंपटीशन। ये तीन ऑप्शन कोई सेंस में यहां पे नहीं है, क्योंकि हमारा इंडियन गुड्स एंग्री कंपटीशन कौन से हिसाब से फेस करेगा, पावरफुल कंपटीशन नहीं, फायर्स कंपटीशन। और इस फायर्स का मतलब हो गया कि आज हमारा जो इंडियन गुड्स है वो एक डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन फेस कर रहा है, एक ऐसी पावरफुल कंपटीशन फेस कर रहा है जिसके जरिए आज हमारे देश के प्रोडक्ट हमारे देश में ही रह जा रहे हैं। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये भी रॉन्गली स्पेल्ड का क्वेश्चन है। अगर आपके पास वर्ड पावर है, वर्ड के सेक्शंस को आपने किया है, तो ये रॉन्गली एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रॉब्लम नहीं करता। हाँ, काफी डिफरेंट वर्ड्स आ गए, आपने कभी कोलोकेट नहीं किया है तो दिक्कत हो सकती है। कमीशन, कमीशन सही स्पेलिंग है, कंपैरेबल भी करेक्ट है, कमिटी भी करेक्ट है, हमें रॉन्गली चुनना है। तो रॉन्गली कौन सा, ये कंसाइंस, CONSCIENCE, एक्चुअली CON ऐसे वो एग्जामिनेशन सी शायद क्वेश्चन में मैं गलत लिख दिया हूं, कंसाइंस जो है ना, कंसाइंस की स्पेलिंग वो गलत रखा हुआ है, मैंने तो करेक्ट ही लिख दिया था, CONSCEI वो लिखा हुआ है, CONSCEI है ना, तो ये एक्चुअली ये गलत ही है, हमें CONSCIENC करना पड़ेगा, कंसाइंस, और यही एक्चुअली एग्जैक्ट रॉन्गली स्पेल्ड था जो हमने करेक्ट फॉर्म में लिखा है। तो सिंपली आप इस बात को समझे कि कंसाइंस का मतलब ये होता है कि वन हु हैज मॉरल रूल्स पता हो, विच इज राइट एंड रॉन्ग, है ना, विच इज राइट और रॉन्ग, तो ऐसे सेक्शन में कि क्या सही क्या गलत, जो मॉरलिटी को देख रहा हो, मॉरल चीजों को देख रहा हो, कंसाइंस मॉरल वैल्यू, मॉरल टर्म्स कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द एंटोनिम्स, पार्डन, पार्डन मतलब फॉरगिवनेस, तो काइंडनेस, ग्रेस, ग्रेसफुलनेस इसी से बनी हुई है, एंड मर्सी, तो ये सब तो सिनोनिम्स हो जाएंगे, हमें एंटो लेना पड़ेगा पनिश। एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस अगर आप शिफ्ट वाइज बनाएंगे ना, तो काफी एक ही जैसे हैं। आपने देखा टॉरेंशियल वाली क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड में भी था एंड थर्ड में भी था, वन वर्ड सेम टाइप के हैं, फिर इन द ब्लैंक भी उसी थोड़ा सा सेंस डेवलप कर लेंगे कि यहाँ पे कैसी कंपटीशन थी जो फिल इन द ब्लैंक इससे पहले आपने किया, तो नॉर्मल वही चीजें हैं, बट बस आपको थोड़ी थोड़ी उसके इर्द गिर्द की चीजों को जानने की जरूरत होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या है ना, सिनोनिम्स को सर्च करना। इन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, इन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब काफी वेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं, या फिर उस काफी अच्छे से सुसज्जित, आर्टिकुलेट मैनर में वो स्पीच दिया। इन आर्टिकुलेट
इलोक्वेंट तो मतलब होता है सॉफ्ट स्पीकर, स्पीकर जो काफी परसुएसिव हो, जो बोल्डली स्पीक कर सकता हो, परसुएसिव स्पीकर को इलोक्वेंट कहते हैं। फ्लुएंट मतलब तो जान ही रहे, फ्लुएंशियल, क्लियरली कोई शब्दों को कहना, फ्लुएंट मैनर में कहना। नेक्स्ट इज द इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है विच कांट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सके, जिसका होना तय है, तो ऑब्वियसली वो चीज घटना घटित होगी, तो हो गया इनएविटेबल। एंड द नेक्स्ट इज इनकोहेरेंट। इलोक्वेंट मतलब जो क्लियरली स्पीक कर रहा हो अपनी फीलिंग को, और इनकोहेरेंट का मतलब होता है जब आप अपनी एक्सप्रेशन फीलिंग को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो दैट इज, इसका सिनोनिम्स कौन सा लेंगे? इनआर्टिकुलेट मतलब वन हु इज नॉट एबल टू स्पीक एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स और वंस फीलिंग्स क्लियरली, तो क्लियरली इनआर्टिकुलेट मतलब हो गया इनकॉम्प्रिहेंसिव, तो इनकोहेरेंट का सॉरी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट, क्योंकि यहां भी वही टर्म है, जब आप अपनी फीलिंग को, एक्सप्रेशन को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 12, एंड 12 में फाइंड एरर लिखा हुआ है। सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर खोया, खोया इन द सेंस ऑफ अनेबल रही, ऑर्डर नहीं ले पाई, फ्रॉम अ नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। तो सिंपली बात है कि वह क्यों नहीं ले पाई उस ऑर्डर को, तो वो काफी केयरलेस थी उस समय, या उन बातों पे ध्यान नहीं दी होगी। तो बताएं कि वह ऑर्डर क्यों नहीं ले पाए। आप एग्जाम सेंटर में हैं, सपोज आपके पास एक ही पेन, दो पेन होनी चाहिए बट एक पेन है, अब एक पेन वो फंक्शन करना बंद कर दिया, तो आप फेल हो जाओगे, नहीं लिख पाओगे। ये स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसलिए कहते हैं ना कि बिकॉज, आपको बिकॉज का यूज करना चाहिए स्ट्रॉन्ग रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंपल बात, यहाँ इन केस लगाया है ना, और इन केस ऐसी स्थिति में यहाँ पे जिस ऑप्शन में इन केस वाला टर्म है आप उसे साइड करेंगे, यानी पार्ट सी जो होगा इसका एरर होगा, इन केस हटा करके आप बिकॉज यूज करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। एंड द नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस। तो सिंपल आप देख पा रहे होंगे, इफ आई हैव मनी, और इफ वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया भी है, पिछले सेट में भी सेम क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चंस, कि इफ आई गो देयर आई विल सी द ताज। आप ऐसे बोल रहे थे ना कि अगर दो एक्शन प्रेजेंट में इंडिकेशन हो, सॉरी फ्यूचर में, तो एक को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। तो क्वेश्चन था कि किसको सिंपल प्रेजेंट एंड किसको सिंपल फ्यूचर, तो जो कंडीशनल वर्ड के साथ आया वही सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इफ आई हैव मनी, एक्चुअली ये तो है प्रेजेंट वाले टेंस में, तो बाद वाला टर्म फ्यूचर में जाएगा, तो आई परचेज दिस हाउस के जगह पे क्या होना चाहिए था? आई विल परचेज। तब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही मान लें कि इनमें से बेटर ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से क्या होना चाहिए, तो आई विल परचेज लेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। आइए 14 की ओर। 14 में फिल इन द ब्लैंक है, चार ऑप्शन है, तो देखते हैं। मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी, और ये आइवरी वाली क्वेश्चन अरेंजमेंट में भी आया था पिछले सेट में, एरर में भी, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक में भी। तो कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं ना, अगर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, अगर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं, तो एक ये मिल जाता है हमें, काफी सपोर्ट मिल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए आइवरी वाली क्वेश्चन सेट फर्स्ट से लेकर के सेट 3 तक आ गया। टॉरेंशियल वो जो साइक्लोन वाली क्वेश्चन थी वो हर तीनों सेट में आ गया। तो एक सेट पे अगर आप पूरी तरह से अच्छे से एक ग्लैंस लेंगे तो शायद वो एग्जामिनेशन नेक्स्ट पेपर बहुत ही अच्छी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर डैश फ्रॉम अ डीलर इन एंटिक्स बाय द कस्टम ऑथोरिटीज दिल्ली एयरपोर्ट, फ्रॉम एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो सिंपल बात है कि कुछ आइटम्स जो है, बहुत सारे आइटम जो आइवरी के बने, हाथी के दांतों से बने थे, उन्हें एक डीलर से दिल्ली के एयरपोर्ट पे क्या किया गया होगा, और वो भी लिखा हुआ कस्टम ऑथोरिटी के द्वारा, तो ऑब्वियसली जांच पड़ताल में चेक हो गई होगी। और क्या उसे हाईजैक किया होगा, या एनेक्स्ड किया होगा, या फिर कॉन्फिस्केटेड किया गया होगा। तो सिंपल सा बात है, एप्रोप्रिएट तो किसी सेक्शन में ऑप्शन में ही नहीं आएगा एप्रोप्रिएट, बट हम किसे लेंगे? तो हाईजैक्ड होती है जब आप फोर्सफुली प्लेन को
पॉलिटिकल एजेंडा के बल पे या ऐसे सेक्शन में जब आप प्लेन को हाईजैक करते हैं फोर्सफुली, तो हाईजैक शब्द का प्रयोग होता है। एनेक्स्ड वर्ड जो है, ये एनेक्स्ड वर्ड का मीनिंग है जब आप किसी कंट्री को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, दैट इज द एनेक्स्ड। तो अब तो पता चल गया कि हमें सिंपल सा वर्ड कॉन्फिस्केटेड लेना है। जब आप पनिशमेंट के स्वरूप पे किसी चीज को जब्त कर लेते हैं उसे हम लोग कॉन्फिस्केटेड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये इडियम्स का सेक्शन है। पुल समवन्स लेग, किसी का पुल करना, क्या, तो उसके लेग को, पुल समवन्स लेग। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो टेस्ट, ट्रस्ट समवन, पांव खींचेंगे उस व्यक्ति का जिस पे आप भरोसा करेंगे, तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गई। गेट अपसेट विद समवन, ये थोड़ा बड़ा सेंस दे रहा है। एंड टेल समवन अ सीक्रेट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होंगे जोक विद समवन, मतलब किसी का हमें काफी मजा आता है लेग पुल करने में, लोगों का मजाक करना, ताना मारना, इस तरह के सेंस में, तो हम लोग जोक विद समवन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये भी इडियम्स का ही सेक्शन है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स नहीं बोलते। वर्क साइलेंटली, है ना, वर्क इन साइलेंस, सक्सेस विल नॉइज। तो कहने का मतलब हुआ कि आप काम साइलेंटली करो, जो ही आप सफल होगे ये ऑटोमेटिक नॉइज हो जाएगी, हल्ला हर जगह हो जाएगी कि आप सफल हो गए। तो उस तरह से ही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इसका एग्जैक्ट आप अगर देखें ऑप्शन, तो पहला व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। मेरे विचार से ये आंसर ही, ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, बट मीनिंग पढ़ लेते हैं। लुक फॉर सॉल्यूशन रॉन्ग प्लेस, इन द रॉन्ग प्लेस, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, इनएप्रोप्रिएट है। टेक अप द टास्क दैट यू कांट फिनिश, ये भी इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है। एंड द लास्ट इज डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, ये तो होगा ही नहीं, तो यानी हमें आंसर लेना पड़ेगा। ये पता ही चल रहा है एक्शन स्पीक्स, आपकी काम बोलता है, लाउडर देन वर्ड्स, जो आप वादा करते हैं। तो मैटर यही है, व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर लिए थे, अब 17 की बारी है। और 17 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है ना। तो रीअरेंज करना सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले ना हमें मैंडेटरी पेयर सर्च करना चाहिए, या सबसे पहले स्टार्टर को ढूंढने का प्रयास करें। तो पहला ऑप्शन में है एंड। आपको इतना बात पता है एंड से सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, उसके पहले कोई टर्म होना चाहिए। क्या ए से आपके पास कोई स्टार्टर है? नहीं है, ये ऑप्शन ही भूल जाइए। सी, इट इज बिकॉज, ये इट किसके लिए आया? इट किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, तभी तो प्रोनाउन के रूप में आया है। तो यानी सी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकता। और सी से कितने ऑप्शन स्टार्ट है? एक, सी वाली ऑप्शन कट गई। अब आते हैं सेंटेंस को डी स्टार्ट करेगा या बी स्टार्ट करेगा। लिखा हुआ द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। पहले तो वाटर क्राइसिस की चर्चा होगी, तब तो आप कहेंगे कि वर्ल्ड की जो वाटर क्राइसिस है वो धीरे धीरे और खराब होते जा रही है, यानी सेंटेंस डी भी स्टार्ट नहीं करेगा। अब सेंटेंस की शुरुआत बी से करना पड़ेगा। तो बी से कितने ऑप्शन बचे? ए एंड बी। अब देख लो, अराउंड, यानी इतना तो फिक्स हो गया कि अब शुरुआत बी से ही होगा। तो अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कैर्स एरिया। देखिए वाटर स्कैर्स एरिया, देन आप ले सकते हैं कि आज यहाँ अभी जो वर्ल्ड की वाटर क्राइसिस टर्म है गेटिंग, वो काफी खराब होते जा रही है, गेटिंग वर्स होते जा रही है। तो बी के बाद आप डी ऑप्शन को लेंगे या बी के बाद ए लेंगे, ये भी चेक करना पड़ेगा। बी तो स्टार्टर हो गया, कह रहे हैं 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कैर्स एरिया। फिर आप कह रहे हैं द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। इसके पहले देखिए एक वर्ड लिखा हुआ एंड, यहां पे 4 बिलियन पीपल है एंड 844 बिलियन डू नॉट हैव access to the clean water close to home according to the latest report by WaterAid। तो यानी पहले 4 बिलियन लोगों की चर्चा है और अभी लेटेस्ट एड में 8 बिलियन लोगों की चर्चा है, यानी बी के बाद ए ऑप्शन की ही
सेकंड पोजीशन होगी। तो बी और ए मैंडेटरी पेयर हो गया, बी ए किस ऑप्शन में है, तो बी ए इस ऑप्शन में है। इस तरह से आंसर के करीब आप पहुंच गए, ऑप्शन ए क्रॉस हो जाएगा। तो सिंपली आप अगर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट यानी रीऑर्डर करने की क्षमता है, वर्ड पावर है, सेंटेंस को आप अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि किसके बाद क्या आना चाहिए। अब देख लो डीसी मैंडेटरी है कि नहीं। आप कह रहे हैं वाटर क्राइसिस की चर्चा, और इसी वाटर क्राइसिस के लिए आपने लिखा इट इज बिकॉज ग्लोबली। ये क्यों वाटर क्राइसिस की जो टर्म है वो काफी वर्स क्यों होते जा रही है, तो वही रीजन आप डी के बाद सी का रख करके बता रहे हैं कि इट इज बिकॉज ग्लोबली we use 6 times as much as water today as we did 100 years ago। ये कह रहे हैं कि आज जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम हो रही है, इसका रीजन है कि हम लोग आज उतने 6 टाइम्स मोर वाटर का यूज कर रहे हैं जो आज से 100 इयर्स पहले कर रहे थे। इसका मतलब कि 100 इयर्स जब 100 इयर्स अगो ये वाटर का यूज होता था तो पॉपुलेशन भी कम थी, और आज ये स्थिति है। तो आपको समझ में आ गया कि बी ए डी सी क्यों मैंडेटरी, क्यों करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले स्टार्टेड ढूंढने का प्रयास करेंगे, और एंड से सेंटेंस ये 4 बिलियन के बाद 8 बिलियन एग्जैक्ट सेट है, और आप अगर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो लाइनें हैं अब रीअरेंज्ड हुआ। क्लियर हो गया। तो बी ए डी सी इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एंड estimated 70% of this plastic which enters in the sea sinks। this is a problem, this is a problem। this किसी टर्म के लिए आया होगा, यानी सेंटेंस बी से शुरुआत नहीं होगा। this एक्चुअली आपको स्टार्टेड ढूंढना है, और this से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। रीजन यही है कि दिस इज कौन सा प्रॉब्लम, पहले उस प्रॉब्लम की चर्चा होगी देन दिस का प्रयोग होगा। तो बी से कितने ऑप्शन हैं, बी से आपके पास ऑप्शन शायद नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देखते। 8 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन द वर्ल्ड्स ओशियन एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। फिर लिखा एंड, सेंटेंस में लिखा एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। एंड द लास्ट, जब आप ए बी सी डी टर्म पढ़ते हैं तो इससे यही पता लगता है कि पहले हम उस टर्म की बात करेंगे जिसकी व्याख्या पूरे रीअरेंजमेंट सेक्शन में है। 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, और इसी प्लास्टिक की चर्चा सी के जस्ट बाद लिखा हुआ है एंड मच ऑफ इट। किन में से मच ऑफ इट, ये जो 8 बिलियन टन्स प्लास्टिक की चर्चा है उसी में से लिखा हुआ है कि एंड इनमें से मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये नेचुरली डिग्रेड नहीं होता है ना। ये अगर डिग्रेडेबल होता तो फिर आप कह सकते थे कि पॉल्यूशन यानी या फिर हमारे एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये गलता ही नहीं है। इस तरह से लिख रहा है कि एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी सी के जस्ट बाद डी ऑप्शन आएंगे। तो सी डी किस में है, ऑप्शन बी में, यानी बी तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन एक बार अरेंज कर लेते हैं। सी डी के बाद क्या बी ले सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम कर रहा है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तब लिख रहा है दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेसेस फार बियॉन्ड इंडिया। अब आप ए लेंगे एन एस्टिमेटेड कितने परसेंट, तो 70% ऑफ दिस प्लास्टिक। पहले प्लास्टिक की चर्चा है, फिर उसके रीजन की चर्चा है, देन आप ये प्रॉब्लम कह रहे हैं। अब है कि 70% ऑफ इट्स प्लास्टिक विच इंटर्स इन द सिंक, मतलब ये रीअरेंजमेंट करने की एक ही तरीका है। सबसे पहले स्टार्टर ढूंढिए, और कौन सा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता, इस तरह से भी आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। सी डी बी विल बी द करेक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये एक्टिव पैसिव के दोनों क्वेश्चन है, 19 एंड 20। तो द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय, अब देख रहे हैं वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल। क्रॉप अफेक्टेड हुआ काफी बुरी तरह से, किस कारण से, तो रेनफॉल काफी कम हुई इसलिए। तो द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल। बाय लगी है, इट मींस पैसिव में है, अब आपको एक्टिव ढूंढना है। तो The crop was adversely affected by the rainfall। अब ये रेनफॉल को ना, inadequate रेनफॉल को सब्जेक्ट बनाइए। तो was लगा हुआ है, यानी पास्ट में ही टर्म आएगा was adversely,
the rainfall, the inadequate rainfall adversely affected the crop. नेक्स्ट है the adversely rainfall, ये ऑप्शन बी तो ऐसे ही कट गया. The inadequate rainfall was adversely affected यानी ये ऑप्शन भी कट गया, आपको एक्टिव में लेना पड़ेगा. The inadequate crop adversely affected the rainfall. अब क्रॉप तो रेनफॉल को अफेक्टेड किया नहीं, आपको ये समझ में आ गया कि द इनएडिक्वेट रेनफॉल यानी जो रेनफॉल थी वो एडवर्सली अफेक्ट किया किसको, क्रॉप को. और इसी क्रॉप को लेकर के पैसिव वॉइस बनाया है, द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इनएडिक्वेट रेनफॉल. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. कुछ नहीं है, आप पैसिव एक्टिव पैसिव जब भी बना रहे हो उसके वॉइस पे, उसके वर्ब पे पकड़ बना लें और टेंस पे थोड़ी देख लें कि ये किस प्रकार का टेंस है. तो टेंस चेंजेस तो करना नहीं रहता. आइए, प्लीज शो मी, ये भी पैसिव एक्टिव की क्वेश्चन है. प्लीज शो मी, हम लोग बोलते हैं प्लीज शो मी यानी एक्टिव है. प्लीज शो मी माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, आप मेरे बेटे के मैथमेटिक्स नोटबुक को शो करें, दिखाएं. तो आई विल बी, विल लाना कोई इनएप्रोप्रिएट हो गया, विल का कोई सेक्शन ही नहीं है. नेक्स्ट है माय सन मे प्लीज बी शोन, मेरे सन को दिखाया जाएगा या मुझे दिखाने की बात हो रही है. तो माय प्लीज शो मी माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, मेरे बेटे के सन के मैथमेटिक्स नोटबुक को मुझे दिखाया जाना चाहिए. और यहां लिख दिया माय सन मे बी प्लीज शोन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मीनिंग ही उल्टा निकल जा रहा है. माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक was प्लीज शोन, was लगाने की क्या जरूरत है जब ये सेंटेंस पास्ट में नहीं है, यानी ऑप्शन सी भी ऑप्शन से हट गया. अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ना चाहते हुए भी आंसर आपको यही करना पड़ेगा. आई मे बी प्लीज शोन माय सन्स मैथमेटिक्स बुक नोटबुक. तो कहीं ना कहीं ये तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हम लोग सफल रहे और यहां भी तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करने में सफल रहे. तो आसानी से आप आंसर के करीब पहुंच सकते हैं जब आपके पास थीम यानी एलिमिनेशन प्रोसेस आता हो, कैसे हम टर्म को ग्रामेटिकल प्रोफाइल को पहचान कर कैसे अलग करेंगे. इस तरह से शिफ्ट 3 के 20 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, डील हो गए. अब रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस जो क्लोज टेस्ट की है, मैंने सोचा क्लोज टेस्ट का अप्रोच एक साथ 3-4 लिया जाए, इसलिए मैंने आज क्लोज टेस्ट आपके स्क्रीन पे मैंने नहीं रखा और डील भी नहीं किया. एक साथ 2-3 क्लोज टेस्ट को अगर डील करें तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ऐसे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होना चाहिए, तो वहां पे आपकी जो माइंड डेवलप नहीं हो पाती और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आप नहीं ले पाते. तो हम लोग नेक्स्ट जब भी वीडियोस आएगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट के वीडियोस को लेकर के आएंगे जो रिमेनिंग सेट्स की रहेगी. क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.